हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो पैट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आने वाला लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस जोड़े की समान विमाएं हैं? संवेग और ऊर्जा की समान नहीं होती, ये ऑप्शन गलत है। ऊर्जा और आवेग की, ये भी गलत है। बल और शक्ति की, ये भी ऑप्शन गलत है। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा संवेग और आवेग। संवेग और आवेग की विमाएं समान होती हैं। हम इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एनर्जी और बलागुण, ऊर्जा और बलागुण की समान विमा होती है। चाल और वेग की समान विमा होती है। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की समान विमा होती है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, संवेग और आवेग। तो संवेग के बारे में जान लेते हैं। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम। वेग की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा MLT-1। आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुणा समय, फोर्स इंटू टाइम। तो जो फोर्स की यूनिट होती है वो हो जाती है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। तो सेकंड से एक सेकंड कट जाएगी तो क्या बनेगा, ये बचेगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। तो इसकी विमा भी यही हो जाएगी MLT-1। तो इसी तरीके से संवेग की विमा और आवेग की विमा क्या होती हैं, दोनों की विमा समान होती हैं। क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा आपेक्षिक घनत्व का सही मात्रक है? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, बी ऑप्शन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन ग्राम सेंटीमीटर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है फ्रेंड। देख लेते हैं आपेक्षिक घनत्व के बारे में। सबसे पहले घनत्व की बात करते हैं। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, आयतन की यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। तो इसकी अगर घनत्व की यूनिट पूछेगा तो किलोग्राम पर मीटर की यूनिट हो जाएगी। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है ML⁻³ T⁻0। अगर T की पावर 0 लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे M⁻1 भी लगानी पड़ेगी। आपेक्षिक घनत्व की बात कर लेते हैं। आपेक्षिक घनत्व देखिए, पदार्थ का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अब देखो, ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व है। ऊपर भी किलोग्राम पर मीटर क्यू आएगा, नीचे भी किलोग्राम पर मीटर क्यू आएगा। तो किलोग्राम पर मीटर क्यू से किलोग्राम पर मीटर क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि यूनिट क्या हो जाती है, कट जाती है। अब देखिए फ्रेंड, जो आपेक्षिक घनत्व है मेजर किया जाता है तो उसमें 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व लिया जाता है। अब 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व कितना होता है, वो होता है मैक्सिमम, सबसे अधिक होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो आयतन होता है वो न्यूनतम होता है। तो आपको याद रखना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो डेंसिटी होती है यानी कि घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है, और जो वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन होता है वो न्यूनतम होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हीट का मात्रक कैलोरी होता है। 1 जूल, 2.2 जूल, 4.184 जूल, 4.80 जूल। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल। क्या हो जाएगा, 4.184 जूल हो जाएगा। हीट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हीट क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। SI यूनिट जूल होती है, CGS यूनिट कैलोरी होती है। आपको याद रखना है 1 कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 1 न्यूटन का एक बल लगभग बराबर होता है 102 ग्राम भार के, 1 पाउंड भार के, 98 ग्राम भार के, 980 डाइन के। ये आपको ये बताना है। तो जो 1 न्यूटन का जो बल होता है ना वो बराबर होता है 102 ग्राम भार के, 102 ग्राम भार के। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं।
फोर्स बराबर क्या होता है, फादर बराबर माँ, ठीक है। एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स का, बल का। अब द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम, त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी को कहा जाता है 1 न्यूटन। क्या कहा जाता है, 1 न्यूटन। कोई पूछ ले 1 न्यूटन बराबर क्या है, तो हम बोलेंगे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो डायमेंशन निकल के आती है वो निकल के आती है, किलोग्राम की हो जाएगी एम, और मीटर की हो जाएगी एल, और सेकंड की हो जाएगी यानी कि टाइम की हो जाएगी टी, और सेकंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा t-2। तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी mL-t-2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। इस तरीके से भी कहीं कहीं लिखा हुआ आता है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, ठीक है। क्या होती है, डाइन। और पूछा जाता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आपको याद रखना है 1 न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डाइन। जो फोर्स है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स हमेशा किसी न किसी डायरेक्शन में लगता है। जिन फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है उन्हें हम बोलते हैं सदिश राशियां, जिनमें डायरेक्शन नहीं होती हैं, ओनली परिमाण होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, तो उसे बोलते हैं अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन ए वेबर, क्यूरी, ऑप्शन सी कैंडला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। क्या होता है, कैंडला। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय प्रवाह का मात्रक है। क्यूरी रेडियो धर्मता का मात्रक है। कैंडला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड, जो ज्योति तीव्रता है ये हमारा मूल मात्रक है। कैसा है, मूल मात्रक है। मैं आपको बता देता हूँ, जो मूल मात्रक होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में। मूल मात्रक की जो संख्या अगर पूछ ली जाए कितनी होती है, 7 होती है। हम सातों को एक बार देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक है, जिससे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। पहली होती है लंबाई, लेंथ, जिसका मात्रक होता है मीटर। ये सारे एसआई मात्रक हैं। कैसे हैं, एसआई मात्रक हैं, ठीक है। दूसरी होती है द्रव्यमान यानी कि मास, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। थर्ड होती है हमारा टाइम की यूनिट होती है सेकंड। फोर्थ हमारी होती है विद्युत धारा यानी कि करंट, इसका जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। तापमान यानी कि टेम्परेचर, इसकी यूनिट होती है केल्विन। फ्रेंड, आपको याद रखना है केल्विन में हमेशा के आपको कैपिटल ही लिखना है, क्योंकि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी जो यूनिट हैं, अगर वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर बनाई गई हैं तो उनको हम हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जैसे कि न्यूटन में हम हमेशा एन कैपिटल बनाते हैं, स्मॉल कभी नहीं बनाते हैं। अगर किसी भी बुक में आपको ये लिखा हुआ दिख जाए स्मॉल लेटर, न्यूटन के लिए एन या केल्विन के लिए के, तो वो गलत है, आप उसको काट के सही कर लीजिए। नेक्स्ट जो है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी मात्रक क्या होता है, कैंडला। इसे सीडी से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका जो मात्रक होता है मोल होता है, हम डिनोट करते हैं, वो लिखते हैं MOL, ठीक है, MOL मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तापमान को मापने की इकाई क्या है। कैलोरी मैंने बताया ऊर्जा को मापने की इकाई है। सेल्सियस ये टेम्परेचर को मापने की इकाई होती है, तापमान को मापने की इकाई होती है, ठीक है। तापक्रम कोई भी यूनिट नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, अभी अभी मैंने बताया। -40 डिग्री पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना दोनों ही बराबर होते हैं। पूछा जाता है परम शून्य तापमान कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये होता है। न्यूनतम संभव तापमान है, इससे कम तापमान संभव ही नहीं होता है। इस तापमान पर जो मॉलिक्यूल की गति होती है, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है। आप देखिए, जूल ऊर्जा की इकाई होती है, किलोवाट घंटा भी ऊर्जा की इकाई होती है, न्यूटन मीटर भी ऊर्जा की इकाई होती है,
बट वाट ऊर्जा की इकाई नहीं होती है, ये इकाई होती है पावर की, शक्ति की इकाई होती है वाट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वाट। क्योंकि वाट जो है वो जो वाट है वो किसकी इकाई है? पावर की। किसकी इकाई है? पावर की इकाई है। वाट पावर शक्ति की इकाई है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। यहाँ कभी कभी पावर की जगह इलेक्ट्रिक पावर भी लिख के आ जाता है, तो आपको याद रखना है। 1 हॉर्स पावर में पूछा जाता है, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट। किलोवाट घंटा मैंने बताया ऊर्जा की इकाई है। घरों में प्रयोग होने वाली विद्युत की जो खपत होती है, जो हमारे घरों में मीटर यूज होते हैं, वो किलोवाट हावर में ही रीडिंग लेते हैं। 1 किलोवाट हावर बराबर क्या होता है? 1 यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ऊर्जा की विमा है। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो ऊर्जा की विमा होती है, डायमेंशन होती है, वो होती है ML2T-2। ये ऊर्जा की विमा होती है। देखिए कैसे होती है, मैं आपको समझाता हूँ। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक एनर्जी है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सभी ऊर्जाएं, जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो अदिश राशि होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती हैं, यानी कि इनमें डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसा ही यूनिट अगर पूछ ली जाए ऊर्जा की, वो कितनी होती है? जूल होती है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे होती है। जैसे मैंने गतिज ऊर्जा ली, ऊर्जाएं बहुत टाइप की होती हैं, कोई भी आप ले लीजिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो m क्या है? मास। मास की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम। v क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो किलोग्राम की डायमेंशन क्या हो जाएगी? m। मीटर की डायमेंशन क्या हो जाएगी? l स्क्वायर। और सेकंड की डायमेंशन क्या हो जाएगी? t की पावर -2। ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी। तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी ना, वो डायमेंशन कितनी हो जाएगी? वो डायमेंशन हो जाएगी ml² t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 1 नैनो बराबर होता है 10 की पावर 9 के बराबर होता है, 10 की पावर -12 के बराबर होता है, 10 की पावर -9 के बराबर होता है, 10 की पावर 12 के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर सही हो जाएगा 1 नैनो बराबर होता है 10 की पावर -9। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 10 की पावर -12 है, इसको कहते हैं पीको। क्या कहते हैं? पीको। 10 की पावर 9 है, इसको बोला जाता है गीगा। क्या बोला जाता है? गीगा। 10 की पावर 12 है, इसको बोला जाता है टेरा। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, 10 की पावर -6 माइक्रो, 10 की पावर -12 पिको, 10 की पावर 12 टेरा और 10 की पावर 9 गीगा। ये भी आपको याद रखना है, माइक्रो का बहुत पूछा जाता है। 10 की पावर -6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है, क्या होता है? 10 की पावर -8 मीटर, 10 की पावर -12 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -14 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 10 की पावर -10 मीटर। ये एंगस्ट्रम की यूनिट होती है। अब एंगस्ट्रम क्या है फ्रेंड? देखिए, एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ मापने की इकाई होती है। आपको याद रखना है, लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है। बैंगनी रंग यानी कि वॉयलेट रंग, वेवलेंथ क्या होती है वॉयलेट की? मिनिमम होती है, सबसे कम होती है। आपको याद रखना है कि जिस रंग की तरंगदैर्घ्य जितनी ज़्यादा होगी वो रंग उतना ही कम फैलेगा। जिस रंग की तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी वो रंग उतना ही ज़्यादा फैलेगा। तो लाल रंग बहुत कम फैलता है। आपने देखा होगा जब सन राइज होता है या सनसेट होता है तो जो सन के आसपास जो कलर होता है वो लाल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बाकी सारे कलर फैल जाते हैं, लाल रंग नहीं फैलता है। ठीक है, आसमान का नीला दिखाई देना, क्योंकि जो वॉयलेट रंग है उसकी तरंगदैर्घ्य कम है और कम तरंगदैर्घ्य है तो ज़्यादा फैलेगा, तो इसीलिए आसमान नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीला कलर ज़्यादा दूर दूर तक फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रकाश वर्ष लाइट ईयर इकाई है, समय की इकाई है, वेग की इकाई है, दूरी की इकाई है, परावर्तन की इकाई है, आपको बताना है। तो प्रकाश वर्ष होता है दूरी की इकाई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। प्रकाश वर्ष वो सोचते हैं टाइम की इकाई है, टाइम लगा के आते हैं। आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी लाइट ईयर कहलाती है। तो एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है? 9.4 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 9.4 इंटू 10 की पावर 12 मीटर। अगर हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो पावर कम हो जाएगी, 3 पावर कम हो जाएगी, 1000 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है।
दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाता है कौन सा है? पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होते हैं। एक पार्सेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर या 3 × 10⁻13 किलोमीटर, ये एक पार्सेक बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा संबंध गलत है? फ्रेंड देखिए, आयतन की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यू होती है, ठीक है, और मीटर क्यू का क्या हो जाएगा? एल क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो m की पावर 0, l की पावर q, t की पावर 0, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बल का मात्रक अभी मैंने बताया था क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम का क्या आ जाएगा? किलोग्राम का आ जाएगा m, मीटर का क्या आ जाएगा? l, और सेकंड का क्या आ जाएगा? t की पावर -2। तो ये बल की विमा हो जाएगी। तो बल की विमा ये भी बिल्कुल सही है। हम यहाँ कुछ नहीं होता तो हम 1 पावर लगा सकते हैं। सी ऑप्शन बेग क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर का क्या हो जाएगा? मीटर का हो जाएगा हमारा l, और सेकंड का क्या हो जाएगा? t को ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगी l t की पावर -1। तो यहाँ 1 लगा सकते हैं और यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। तो m 0 l t -1, तो ये सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? m की पावर 1, l की पावर -3, t की पावर 0, ठीक है। जिस वस्तु का घनत्व अधिक होगा वो वस्तु भारी होगी, जिस वस्तु का घनत्व कम होगा वस्तु कैसी होगी? हल्की। जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा वो ज़्यादा घनत्व वाली पदार्थ पर क्या करेगी? तैरेगी। जैसे कि पानी के ऊपर तेल तैरता है, क्योंकि पानी का घनत्व ज़्यादा है, तेल का घनत्व कम है, ठीक है। फ्रेंड, इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं ये बिल्कुल सेम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, वहां मैं इस वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। और फ्रेंड, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कार्ल एंड स्टीनर ने किसकी खोज की है? जीवित कोशिका की, रक्त परिसंचरण तंत्र की, रक्त समूह की, आनुवांशिकता के नियम, ठीक है। तो देखिए, कार्ल एंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। किसकी खोज की? रक्त समूह की खोज की। तो ऑप्शन नंबर सी इट इज ए राइट आंसर। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल एंड स्टीनर ने की, यानी कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ए बी ओ, ये इसकी खोज की कार्ल एंड स्टीनर ने। रक्त का पीएच मान पूछ लिया जाता है कभी कभी, कितना होता है? 7.4 होता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप पूछ लिया जाता है, वो कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। अगर कहीं ओ ऑप्शन में आ रहा है तो वो भी सही है, अगर ओ ऑप्शन में भी है, ओ नेगेटिव भी ऑप्शन में है, तो हम ओ नेगेटिव को सही करेंगे, ये आपको याद रखना है। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? वो होता है ए बी पॉजिटिव। क्या होता है? ए बी पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही कहीं अगर ए बी लिखा हुआ है ऑप्शन में और ए बी पॉजिटिव भी लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो हम ए बी पॉजिटिव को सही करेंगे, ये आपको याद रखना है। जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज की लीवेनहॉक ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। आनुवांशिकता के नियम किसने दिए? मेंडल ने दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिश्रित ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, आग्नाशय ग्रंथि। तो फ्रेंड, जो मिश्रित ग्रंथि है उसे कहा जाता है अग्नाशय ग्रंथि, क्योंकि ये क्या होता है? एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन भी निकालती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। देखते हैं, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है। कौन सा हार्मोन निकालती है? हार्मोन निकालती है इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग, डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं लड़ो या मारो ग्रंथि, फाइट एंड फ्लाइट ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि अगर पूछ ली जाए तो वो हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा विषाणु जनित वायरल डिजीज नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो टिटनेस है, रेबीज है, डेंगू है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा टिटनेस। क्या हो जाएगा? टिटनेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पूछा जाए धनुष टंकार रोग किसे कहते हैं? तो टिटनेस को कहते हैं।
पूछा जाए लॉक जॉ रोग किसे कहते हैं, वो भी टिटनेस को कहते हैं, क्योंकि इस रोग में क्या होता है, जो जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है। हाइड्रोफोबिया पूछा जाता है, क्या हाइड्रोफोबिया का मतलब है पानी से डर लगना। किस रोग में होता है, रेबीज रोग में, कुत्ते के काटने से जो रेबीज रोग होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगने लगता है। तो फ्रेंड, जितने भी रोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे इस वीडियो में कवर हो जाएं, इसलिए मैं सारे रोग इस वीडियो में कवर कर देता हूं ट्रिक के माध्यम से, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। रोग का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो वायरल डिसीज की बात करते हैं, विषाणु जनित रोग की। इसकी जो ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा। ठीक है, तो देखिए कैसे याद करना है हमें। आर से बन जाएगा रेबीज, सी से बन जाएगा चेचक, एच से बन जाएगा हेपेटाइटिस, एम से बन जाएगा मीजल्स, ई से बन जाएगा इवोला, पानी से बन जाएगा पोलियो रोग, दो से बन जाएगा डेंगू रोग, जरा से बन जाएगा जीको वायरस, जिससे आपको याद हो जाएगा ये वायरस के रोग हैं। तो फ्रेंड देखिए, रचना हमें पानी दो जरा, रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इवोला, पोलियो, डेंगू और जीको वायरस, से हमें पता चल जाएगा ये वायरस के रोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। बैक्टीरिया जनित रोग यानी कि जीवाणु जनित रोग, तो आपको याद रखना है पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब क्या है, बैक्टीरिया। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरिया के रोग हैं। कैसे याद रखना है फ्रेंड, देखिए, पा से बन जाएगा प्लेग, डा से बन जाएगा डिफ्थीरिया, ता से बन जाएगा तपेदिक, का से बन जाएगा काली खांसी, टा से बन जाएगा टिटनेस, का से बन जाएगा कुष्ठ रोग। ठीक है, और टा से एक और बन जाएगा टाइफाइड, ये भी आपको याद रखना है। न्यू से बन जाएगा निमोनिया और हा से बन जाएगा हैजा। ठीक है, और बैक्टीरिया से बन जाएगा बैक्टीरिया के रोग हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, पंडित का टिक न्यू है, पा से प्लेग, डा से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, का से काली खांसी, टा से टिटनेस और टाइफाइड, का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, हा से हैजा और बैक्टीरिया से बन जाएगा बैक्टीरिया के रोग हैं। सारे रोग आपको बैक्टीरिया के यहाँ से याद हो जाएंगे। आपसे पूछा जाता है हैजा रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है विब्रियो कॉलेरो जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। नेक्स्ट रोग के बारे में जान लेते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से होते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। कैसे याद करना है, पापा से बन जाएगा पायरिया, काम से बन जाएगा, का से बन जाएगा काला ज्वार, माँ से बन जाएगा मलेरिया और पा से बन जाएगा पेचिस और सोते हैं यानी कि निंद्रा रोग। ठीक है, तो इससे बन जाएगा निंद्रा रोग। अब हमसे क्या पूछा जाता है, हमसे ये पूछा जाता है मलेरिया जो है, मलेरिया किस प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया रोग होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आई होप कि आपको याद भी हो गई होंगी। हम 2 मिनट में इसका रिवीजन और करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो पहली ट्रिक थी हमारी वायरस की, वो क्या थी, रचना हमें पानी दो जरा, रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इवोला, पोलियो, डेंगू, ये सारे रोग वायरस के रोग हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के रोग, जीवाणु के रोग, क्या ट्रिक थी, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, ये सारे रोग किसके हैं, ये जीवाणु के रोग हैं। नेक्स्ट प्रोटोजोआ जनित हमने रोग पढ़े थे, पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, काला ज्वार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग, ये सारे रोग कैसे हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। और मलेरिया किसकी वजह से होता है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो से आपके हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।